सुप्रभात, नमस्कार, बंदन बच्चों। आज क्लास 12th का भूगोल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा है कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से लेकर के 2023 के बीच वही क्वेश्चन में से आता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव भूगोल के जनक कौन है? आपके बीच ऑप्शन है एलन सेम्पल, विडाल डी लाब्लास, फ्रेडरिक रेडजे और कार्ल रीटर। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा फ्रेडरिक रेडजेल। लेकिन ये जानना है कि फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। साथ ही ये किताब लिखा है इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये पुस्तक का भी नाम पूछ देता है कि फ्रेडरिक रेडजेल जो है कौन सा किताब लिखा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है। और इनके अनुसार मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का जो है तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों तथा मानव वर्गों और वातावरण के बीच पारस्परिक कार्यात्मक संबंध का अध्ययन जो कि प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। ये कौन बोला है? तो फ्रेडरिक रेडजेल बोला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन। तो बच्चों, ये जो है एलन सैंपल ने जो है, या कुमारी सैंपल जो है, ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल का जो है सैंपल है, यानी एनल जो सैंपल है, या कह सकते हैं कुमारी सैंपल जो है वो क्या है? शिष्य है। और इनका कहना था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कुमारी सैंपल जो है ये डिफिनेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? आपको पता होना चाहिए। ये जो है मानव भूगोल का जनक भी हैं, और जो आप विषय पढ़ रहे हैं ये जो है उनका जन्मदाता है। तो किस देश से ये बिलोंग करते हैं जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आपके बीच जो ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, तो ये जर्मन का थे। कहाँ के विद्वान थे? तो जर्मन के विद्वान थे। ठीक है। और जैसा कि जानते हैं ये जो है मानव भूगोल के जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? देखिए, भौगोलिक सूचना का मतलब है कि उसको अध्ययन करने के बाद जो है भूगोल से संबंधित जानकारी मिलना चाहिए। तो आपके बीच ऑप्शन है यात्रियों के विवरण। जब यात्री यात्रा करते थे तो वहाँ, जैसे भारत में बहुत सारे लोग यात्रा किया, जैसे फर्सोबर्नियन है, इब्न बतूता है, तो यहाँ के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखा था। तो कहीं ना कहीं इससे तो ज्योग्राफी की पता चलती है। प्राचीन मानचित्र से भी पता चलता है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों से भी ज्योग्राफी का पता चलता है। अब यहाँ चौथा ऑप्शन जो है आपका प्राचीन महाकाव्य। तो आपका जो यहाँ बड़ा भौगोलिक सूचना महाकाव्य से कोई मतलब नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, प्राचीन महाकाव्य। अच्छा, अब ये जान लीजिए कि भारत में जो है प्राचीन महाकाव्य कितने हैं? तो 2 है। कौन कौन है? एक है रामायण। ठीक है। आप रामायण जो है, रामायण कौन लिखा है? ये जो महाकाव्य है रामायण जो लिखा है महर्षि वाल्मीकि लिखे है। कौन लिखा है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। और एक है महाभारत। एक है महाभारत। ये जो है हिस्ट्री में आपको काम आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि महाभारत जो है वो जो है इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। इसका प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। और महाभारत को जो है वेद व्यास द्वारा जो है रचना किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए, सामाजिक भूगोल का मतलब है समाज के बारे में वो अध्ययन कराता है, समाज के बारे में विवरण देता है। ठीक है। तो यहाँ है सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है ना। अब ऐतिहासिक भूगोल का मतलब क्या है?
ठीक है ना, भूगोल के क्षेत्र में, है ना, भूतकाल में हुए बदलाव का अध्ययन करता है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव का अध्ययन करता है, ठीक है ना। ऐतिहासिक भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब हो रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? अभी वर्तमान में तो भारत का जनसंख्या 144 करोड़ है, ठीक है, 144 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आप बुक के अनुसार जाएंगे तो आपका चीन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन में, लेकिन अभी चीन नंबर 2 पर आ गया है, लेकिन आपको बुक के अनुसार आपको टिक आउट करना है तो चीन होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इतना बार आया है ना कि मत पूछिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो दक्षिण भारत है, खास करके हिंद महासागर से जो मानसून उठता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, ये मानसून सिर्फ केरल या कहिए कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात में ही नहीं प्रवेश करता, बल्कि ये जो है अंडमान निकोबार होकर के जो है इंडोनेशिया वगैरह में चला जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि मानसूनी एशिया के अंतर्गत तो ये इंडोनेशिया आएगा। कौन आएगा? इंडोनेशिया आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और भारत का मानसून जो है आगमन वाला जो है दक्षिण पश्चिम होता है, जो कि केरल में जो है सबसे पहले प्रवेश करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, विश्व के 90% जो जनसंख्या बोल रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? आपके बीच ऑप्शन है 5%, 10%, 20% और 40%। तो सही आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है, ठीक है ना, अब पृथ्वी को जो है पहले 2 भाग में बटा हुआ था। एक भाग था स्थल भाग और एक भाग था जल वाला। तो यहाँ 70% पृथ्वी के एरिया में जो है वो जल ही जल है, जिसको पेंथालासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेंथालासा। अब पेंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल, और जो स्थल वाला भाग होता था जो कि जल के अपेक्षा बहुत कम होता था, ये इसको कहते हैं हम लोग पेंजिया, ठीक है यार। पेंजिया का मतलब होता है स्थल भाग। स्थल भाग को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहा जाता है और जल वाला भाग को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है ना। और महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। ये भी याद रखना है कि महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था। यानी इसके बाद जो है पृथ्वी स्थल भाग 2 भाग में बट गया था। आपको याद होना चाहिए, स्थल भाग जो है 2 भाग में बट गया था। पेंजिया 2 भाग में बट गया था, अंगारा और गोंडवाना, और बीच में टेथिस सागर था। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित हुआ और टकराया, तब जो है ये 7 महाद्वीपों में विभाजित या विखंडित हो गया था। यही विस्थापन का सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। और यहाँ बोल रहा है कि 90% जनसंख्या जो है 10% स्थल भाग में निवास करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर का मतलब है कि जीविका का साधन होता है या कहीं आजीविका का साधन होता है, वो आपकी इकोनॉमी डेवलप करता है। तो आप यह निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध और रोजगार के अवसर। अच्छा, युद्ध विनाश है, विनाश का कारण है। बेरोजगारी तो गरीबी का कारण है। अब ये जो है रोजगार के अवसर होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। रोजगार के अवसर जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो है पुल फैक्टर साबित होता है और उसकी आजीविका जो है सुदृढ़ तरीके से चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि निम्न में से कौन जनांकिकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था है? तो ये आपको जानना है कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था और कब दिया था। यहाँ पर जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का जो है सिद्धांत जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। कौन दिया था? माल्थस ने। कब दिया था? 1788 में। 1788 में इन्होंने किताब लिखा था। माल्थस जी ने एक किताब लिखे थे जिनका नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन। क्या नाम है? एसे ऑन पॉपुलेशन।
और उस किताब में ही जो है पॉपुलेशन थ्योरी उन्होंने दिया था। और उस सिद्धांत के अंतर्गत जो है जनसंख्या को 3 कैटेगरी में उन्होंने बांटा था, जिनमें है कि प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होगा, दूसरा में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगा, तीसरा स्टेज है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों स्थिर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो तीनों है, प्रथम अवस्था, दूसरा अवस्था और तीसरा अवस्था। तो यहाँ तो क्या पूछा है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जो है जन्म दर भी ऊंचा रहता है और मृत्यु दर भी ऊंचा रहता है, क्योंकि उस समय के लोग उतना साक्षर नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, जिनके कारण जो है जन्म दर ज्यादा होता है। और उस समय जो हॉस्पिटलिटी या डिस्पेंसरी या अस्पताल की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा हो जाता था, या कहिए कि संक्रमण फैल जाता था, मर जाता था लोग, महामारी आ जाती थी, तो जिसके कारण जो है मृत्यु दर भी अधिक होता था। इसलिए जो है जन्म दर भी अधिक था। ये संभावना व्यक्त किया जाता था कि मर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। इसीलिए जो है भविष्य में देखते हुए जो है 4, 5, 6, 10 जो है अपने बच्चे पैदा करते थे, ठीक है ना। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया है, कब दिया है, 1788 ईस्वी में, और उनका किताब का नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है ना। और उन्होंने जो है माल्थस का कहना है कि जहां जनसंख्या का विस्तार जैमिति विधि द्वारा होता है, वहीं जो है खाद्य पदार्थ या कृषि का जो विस्तार होता है वो गणितीय मेथड से होता है, ठीक है। यही है कि पृथ्वी पर जो मानव है वो गरीबी का कारण है, यानी जिस दर पर जनसंख्या बढ़ती है उस दर पर जो है खाद्य पदार्थ नहीं बढ़ता है, तो ये जो है गरीबी का कारण हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? आपके बीच ऑप्शन है चीन, कनाडा, लैटविया या फ्रांस। तो आंसर तो लैटविया होगा, लेकिन लैटविया में कितना, 1000 पुरुषों में 1187 महिलाएं। सबसे ज्यादा अगर कहीं महिला का अनुपात है तो लैटविया। लैटविया कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप में, ठीक है। और आपको बता दें कि यहाँ तो सबसे अधिक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। कहाँ पर, यूएई में। यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जो कि 468 है, और ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों में 468 महिलाएं। कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात में। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, लैटविया में। यहाँ पर 1000 पुरुष में जो है 1187 महिलाएं, ठीक है। और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि जहां महिलाओं की अनुपात ज्यादा होता है वह देश विकसित होता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयु संरचना एक चैप्टर है, ठीक है ना। और आयु संरचना में आयु को यानी वायु वर्ग को 3 भागों में बांटा है। पहले 0 से 14 पहला, दूसरा है 15 से 59, और तीसरा जो है 60 प्लस या 60 से 80, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इस जनसंख्या को बोला जाता है बाल आयु वर्ग। 0 से 14 वाले को कहा जाता है बाल आयु वर्ग, और 15 से 59 वाले को कहा जाता है वयस्क आयु, ठीक है, या वरिष्ठ बोला जाता है। उसके बाद एक आता है, इसको बोलते हैं वृद्ध, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वृद्ध, या यानी कह सकते हैं वृद्ध ही। अब ये क्या है कि ये जो होता है आश्रित जनसंख्या होता है, ठीक है ना। ये वयस्क जनसंख्या से क्या है, आश्रित है ये, क्योंकि ये लोग काम धंधा करता नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई करता है, विद्यार्थी जीवन व्यतीत करता है, बचपना बिताता है। उसके बाद 15 से 59 वाले को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। उसके बाद 60 प्लस वाले को या 60 से 80 वाले को भी क्या कहा जाता है, ये जो है ये भी आश्रित जनसंख्या है। किसका, तो वयस्क का। ये दोनों आश्रित है, और कार्यशील जनसंख्या जो है 15 से 59, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय से संलग्न होते हैं। आपके बीच ऑप्शन है उद्योग, शोध कार्य, कृषि और व्यापार। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव होता है,
रोजगार के अवसर उतना नहीं पाए जाते हैं। तो एक मुख्य साधन है उन लोगों का कृषि, ठीक है। वो ग्रामीण जो है, ग्राम में कह सकते हैं या गांव में कह सकते हैं, वहां पर जो है ना उद्योग मिलेगा, ना शोध कार्य, तो बहुत ऊंच चीज है, वहां पर बाजार के अभाव पाए जाते हैं, है ना। यही कारण है कि वहां के लोग जो हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। तो इसलिए ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय से संलग्न होते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 कृषि, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। अब यहाँ पर भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो कम से कम जो है 10,000 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ये याद रखना आपको, ठीक है। और मेगा नगर कहलाने के लिए कितना चाहिए जानते हैं, 50 लाख से अधिक जनसंख्या चाहिए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या जब होगा तो उसको मेगा नगर कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ शहर बोला जा रहा है, सिटी कहा जा रहा है, तो आपको कम से कम 10,000 जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें 2011 के प्रारंभ में भारत में लमसम 53 मिलियन सिटी था, ठीक है। 53 मिलियन सिटी कहाँ, भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया। ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके बीच ऑप्शन है डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूबुल हक और WS थॉमसन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो है 1990 में, कब, 1990 में जो है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है तैयार कौन किया था, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूबुल हक द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया गया था। और मानव विकास सूचकांक ये या HDI रैंक का बात करेंगे तो ये जो है अमेरिका की एक संस्था है, या कहिए UNDP, ये अमेरिका में है, ठीक है ना। UNDP द्वारा जो है HDI रैंक कब से, तो 1990 से जो है मेजर किया जा रहा है, मापा जा रहा है, ठीक है ना। और आपको याद रखना होगा कि इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो रिपोर्ट तैयार करता है मानव विकास को लेकर, तो ये 1990 से तैयार कर रहा है। अच्छा, HDI, अब सवाल है यहाँ मानव विकास का, तो HDI का मतलब जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर, ये इसका 3 आयाम है। पहला है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है स्वास्थ्य जीवन, ठीक है। उसके बाद दूसरा आयाम है शिक्षा, जिसको साक्षरता बोलते हैं। तीसरा आयाम है कौशल, जिसको बोलते हैं संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए। तो ये मानव विकास का आयाम है। अच्छा, अभी बता दें कि HDI रैंक में नंबर 1 रैंक में कौन है, फिलहाल फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड। इससे पहले नॉर्वे होगा। आपका किताब में जो है ना, अगर नॉर्वे आ गया कि मानव विकास सूचकांक में जो है नंबर 1 कौन है, तो नॉर्वे होगा। कौन होगा, नॉर्वे। लेकिन अभी अगर आप करंट अफेयर में आप देखेंगे तो वहां जो है फिनलैंड दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, जीवन, देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, जीवन प्रत्याशा क्या है। ये जीवन प्रत्याशा जो है ना आपका मानव विकास से रिलेटेड है, क्योंकि मानव विकास का 3 आयाम है। पहला स्वास्थ्य, जिसको जीवन प्रत्याशा बोला जाता है, ठीक है। शिक्षा, उसके बाद जो है कौशल या संसाधनों तक पहुंच। तो स्वास्थ्य जीवन जो है, अब यहाँ पर ऑप्शन है आपका समान शिक्षा के अवसर, लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, प्रति व्यक्ति आय या संसाधनों तक पहुंच। देखिए यहाँ तीनों आयाम दिया हुआ है, पहला तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, ठीक है, और संसाधनों तक पहुंच। तो यहाँ जीवन प्रत्याशा का संबंध जो होता है लंबा और स्वास्थ्य जीवन से होता है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो देखिए विषुवत रेखीय जो होता है वो ध्यान देना है। विषुवत रेखी इसको बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर, और इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री में है। और नीचे साउथ की ओर भी एक रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और इसके बीच वाला क्षेत्र को ही ट्रॉपिक्स एरिया कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और
इस क्षेत्र में जो है इसी तीनों रेखा के आसपास जो है सूर्य जो है रोटेट करता है और यहाँ पर जो है कृषि के लिए अनुकूल जलवायु पाया जाता है। किसके लिए? कृषि के लिए अनुकूल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कृषि के लिए जो है अनुकूल जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, देखिए घास वाला क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। ये घास का जो स्थल भाग है ना आपको नहीं छोड़ेगा। निम्न में से कौन सा घास का स्थल अफ्रीका में स्थित है? आपके बीच है प्रेरी, स्टेपी, बेल्ट, डाउन्स। चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। बच्चों घास का मैदान दो प्रकार का होता है। घास का मैदान जो होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। अब यहाँ हम समझते हैं, ये मान लेते हैं पृथ्वी है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये इक्वाइटर है, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री से इधर साउथ की ओर जो है 23.5 डिग्री। इसके बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या फिर ट्रॉपिक्स एरिया कहते हैं। ट्रॉपिक्स एरिया में सवाना घास पाया जाता है। कौन घास? सवाना घास। ये शीतोष्ण में अब देख लेते हैं और जो है उष्णकटिबंधीय में कौन कौन पाया जाता है। अब अफ्रीका में जो है सवाना घास पाया जाता है, ब्राजील में कंपोज पाया जाता है, वेनेजुएला और कोलंबिया में जो है लानोस घास पाया जाता है। अब यहाँ हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय में देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी घास, कनाडा में प्रेरी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट। देखिए दक्षिण अफ्रीका में दो प्रकार का, यानी अफ्रीका में सवाना और दक्षिण अफ्रीका में जो है बेल्ट पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन, मंचूरिया प्रदेश में, चीन के मंचूरिया प्रदेश में जो है स्टेपी घास पाया जाता है। ठीक है ना। तो आपको बोल रहा है कि वेल्ड कहाँ पाया जाता है, तो वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो है अफ्रीका की बात कर दिया तो क्या होगा? बेल्ट होगा। लेकिन यही प्रेरी की बात कर रहे थे, ये कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया। ठीक है। स्टेपी की बात करें तो यूक्रेन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? यूक्रेन में, एशिया में, रूस में, चीन के मंचूरियन प्रदेश में। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ अफ्रीका की बात किया है तो बेल्ट होगा आपका आंसर सही। अब यहाँ जो बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है, यानी विश्व विख्यात है। आपको पृथ्वी का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। ठीक है। अब मान लिया जाए कि इधर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ, यानी कह सकते हैं कि साउथ पोल में पाया जाता है और यहाँ जो है ठंड ज्यादा पाया जाता है। और ठंड प्रदेश में जो है वैसे पशु को पाला जाता है जिनके शरीर में बाल हो। बात समझ रहे हैं? बाल घना होता है, मोटा होता है, जिससे उस पशु को ठंड ना लगे। तो बकरी में तो बाल बहुत कम पाया जाता है, पतला बाल पाया जाता है। गाय में भी बहुत पतला पाया जाता है। याक में तो होता ही नहीं, चिकना होता है, वो हल्का होता है। तो सबसे ज्यादा जो है भेड़ पाया जाता है। भेड़ के जो शरीर में जो है पूरा घना बाल होता है, रुई जैसा बाल होता है, यानी इसी से रुई भी निकाला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है किस प्रकार के पशुपालन के लिए जो है विश्व विख्यात है, तो भेड़ के लिए होगा। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? पहले उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जो है झूम की कृषि किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। अब उत्तर पूर्वी भारत में सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर। ठीक है, सेवन सिस्टर भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको। तो यहाँ पर जो है स्थानांतरित कृषि या कह सकते हैं इसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। इसलिए स्लैश एंड बर्न कहा जाता है कि जंगल को काटता है और फिर जला देता है। ठीक है ना। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, जब जलाया जाता है लकड़ी तो मिट्टी भी जलता है। तो मिट्टी जब जल जाता है तो वहां पर किस प्रकार के जो है तत्व पाया जाता है। ठीक है, काफी उपजाऊ होता है। अब यहाँ पर ये जानना है कि झूम की खेती में खेत बनाने के लिए जो है जंगल को साफ किया जाता है और उसे जला दिया जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न, यानी उसको खींच के जमा करके जो है जला दिया जाता है। हालांकि हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि झूम की खेती को कुछ स्थानीय नाम है, जैसे पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? जैसे दक्षिण भारत, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट।
और इधर वाले को बोला जाता है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में जो झूम की खेती होती है या स्थानांतरित कृषि होती है उसको कुमारी कहा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा में जो खेती होती है उसको बोला जाता है पामा या बिंगरा, ठीक है। और हिमालय में जो है उसको खील कहा जाता है, हिमालय में जो होता है उसको खील कहा जाता है, ठीक है। और झारखंड में जो विशेष रूप से होता है जहां हम लोग उपस्थित हैं तो उसको जो है कुरुआ कहा जाता है। झूम की खेती को क्या कहा जाता है? कुरुआ, कुरुआ। झारखंड में जो है झूम की खेती को कुरुआ कहा जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भारत के किस भाग में झूम की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो अभी आप देखेंगे साहेबगंज झारखंड में जो है साहेबगंज, वहां जो है पहाड़ी जनजाति के लोग पहाड़ में जो खेती करता था वो झूम की खेती करता था और उसी को कुरुआ कहा जाता है, ठीक है। और झूम की खेती या स्थानांतरित कृषि को बंद करने के लिए जो है कार्नवालिस जो है, लॉर्ड कार्नवालिस जो है वो क्या है कि वहां पर आया था और संथालों को बसा करके जो है पहाड़ी जनजाति से मुक्त कराया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपके बीच है गेहूं, तो गेहूं को बुना जाता है, उसका दाना को जो है ना बुन दिया जाता है। मक्का को भी तो बुना जाता है। चावल, देखिए चावल भी रोपण है लेकिन इसको पहले बीड़ा लगाने के लिए जो है धान छीटा जाता है। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा चाय, ठीक है। चाय, कॉफी, रबर, ये सब को हम लोग रोपण कृषि करते हैं। इसका बीजा लगाता है, एक बार लगाते हैं तो 2-3 साल जो है निश्चित रहता है, ठीक है। तो उसको रोपण कृषि कहा जाता है। अब यहाँ देखिए कि इसको 3 महीना से 4 महीना की खेती वाला है सब, 3 से 4 महीना वाला। तो 3 से 4 महीना वाला जो है रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। जो साल भर, 2 साल, 3 साल एक बार लगाइए, लंबे समय तक जो है वो चलता रहता है, तो उसको रोपण कृषि कहा जाता है, ठीक है। हालांकि रोपण कृषि में केला वगैरह भी आएगा। केला को भी देखिए एक बार लगा दिया जाता है तो एक बार फलता है लमसम। अब यहाँ जो है अगर हम लोग रोपण कृषि की बात करते हैं तो रोपण कृषि जो है किसी एक खास फसल की खेती बड़े पैमाने पर करने को रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि की जो खासियत है, रोपण कृषि में बड़ी मात्रा में जो है श्रम और पूंजी की जरूरत पड़ती है, बहुत मेहनत है, बहुत पैसा भी लगता है, खर्चीला है, ठीक है ना। रोपण कृषि के मुख्य रूप से दुनिया में या दुनिया के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ज्यादातर ये किया जाता है। रोपण कृषि के कुछ जो है उदाहरण आपको देख सकते हैं। मलेशिया और थाईलैंड में जो है रबड़ की खेती की जाती है, ठीक है ना। भारत, श्रीलंका में देखे होंगे कि चाय की खेती ज्यादा होता है, या ब्राजील में कहवा का खेती होता है ना। अब आगे देखेंगे क्यूबा में कतारी का खेती होता है, इसलिए चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। किस फसल को सूखाकर मुनका और किशमिश बनाई जाती है? तो संतरा, अंगूर, सेब, बेर। देखिए सुखाकर मुनका यानी शराब भी बनाया जाता है, इससे शराब भी बनाया जाता है, किशमिश भी बनाया जाता है, तो अंगूर है। अब अंगूर की खेती जो है ये भूमध्य सागरीय कृषि, ये खट्टे फल है, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर जो है, हालांकि महाराष्ट्र के नासिक में भी होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में, हालांकि और भी राज्यों में होता है, लेकिन विशेष रूप से जो है कह सकते हैं अंगूरों का मुख्यालय हमारा देश का महाराष्ट्र का नासिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि पूछी दिया, अभी हमने बताया था ना भूमध्य सागर। ये जो है भूमध्य सागर कहाँ है? आप लोग 11th में एक चैप्टर हिस्ट्री में पढ़े होंगे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला, यानी भूमध्य सागर के ऊपर जो है कहिए कि यहाँ पर जो यूरोप है, इधर अफ्रीका है और इधर एशिया है, ठीक है ना। तो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ जो है इस सागर को बोलते हैं भूमध्य सागर। और इस आसपास में जो है 21 देश या 22 देश जो है ना। और रोमन साम्राज्य का जो राजधानी था वो यानी कह सकते हैं कि रोम था, और रोम अभी वर्तमान में कहाँ है? तो इटली में है। ये आसपास में जो है अंगूर की खेती बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। आपको पूछेगा भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? आपके बीच ऑप्शन है त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार और या घंटी का आकार का। तो बच्चों ये जो है बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है। अब देखिए बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में जो है या आयु लिंग पिरामिड
से रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं। किसी देश या क्षेत्र की आबादी की आयु लिंग के आधार पर जो है ग्राफ जो तैयार किया जाता है ना, जो कि त्रिभुजाकार होता है, यानी इस आकार का होता है। इस देखे होंगे कैसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। तो इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, इस आकार का होता है। धीरे धीरे पहले कम होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, फिर क्या होने लगता है, वो घटने लगता है। तो इस आकार की आकृति को जो है त्रिभुजाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार, है ना। आयु लिंग पिरामिड से पता चलता है, क्या चलता है, किसी देश की जनसंख्या में होने वाले बदलाव। तो अभी हम लोग जनसंख्या सिद्धांत पढ़ के आ रहे हैं, माल्थस का जो 1788 में दिया। उनका कहना क्या था कि पहले जो था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक था, फिर क्या है कि जन्म दर अधिक हो जाता है, मृत्यु दर कम हो जाता है, फिर तीसरा में क्या है कि दोनों घट जाता है। तो ये जो है पिरामिड बनाता है। क्या बनाता है? पिरामिड, जो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। बांग्लादेश की बात किया है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या में होने वाले बदलाव, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में जो है आयु लिंग पिरामिड बताता है, इसीलिए ये जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ये तो क्वेश्चन इतना बार पूछा है कि मत पूछिए। ये जो है अफ्रीका है। आपका क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि दर में अफ्रीका। अब अफ्रीका क्यों ज्यादा है, अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा कि पृथ्वी के जो तीनों रेखा है, काल्पनिक रेखा जिसको आप बोल रहे हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर की बात करते हैं, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों रेखाएं जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका में गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य का रोटेशन जो होता है ये कैंसर से लेकर के कैप्रिकॉर्न के बीच ही होता है, और अफ्रीका में ये तीनों रेखाएं पाई जाती है, तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि के लिए गर्मी बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर अफ्रीका इसलिए आंसर होगा आपका। लेकिन अफ्रीका में कौन सा देश, जिसको बोलते हैं नाइजर, ठीक है ना। एक महिलाएं का औसत जो है बच्चों का जन्म जो है लमसम 7 बच्चे एक महिला जन्म देती है। तो यही कारण जो है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कौन है? नाइजर। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कौन है, तो नाइजर। और नाइजर कौन है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में जो है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा का स्रोत, इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी है। देखिए उद्योग के लिए किन किन चीजों की जरूरी है? सबसे पहले तो समतल भूमि चाहिए, ठीक है। और वहाँ इंडस्ट्री बनाने के लिए उपयुक्त जलवायु चाहिए, तो ये हो जाएगा। कच्चा माल की भी जरूरत पड़ती है, यानी कह सकते हैं बिना बिजली के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। परिवहन हो सकता है, और उसके साथ पूंजी भी हो सकता है, श्रम भी हो सकता है। बहुत सारे जो हैं उद्योग को क्या करता है? प्रभावित। तो यहाँ इनमें से सभी होगा, ठीक है। अब यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना, गन्ना से चीनी बनता है, ठीक है। कपास, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, कपास। अब कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? तो काली मिट्टी, ठीक है ना। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये 10th क्लास में पूछा है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी भी। इसमें जो है वाटर ऑब्जर्वेशन पावर जो है बहुत ज्यादा होता है, ऑब्जर्व करके रखता है पानी को, ठीक है, लंबे समय तक। और ये जो है खास करके 2 राज्यों में हमारे देश में है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। हालांकि गुजरात में सबसे ज्यादा जो है कपास का उत्पादन होता है, हालांकि महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों राज्य जो है, हालांकि गुजरात में एक अहमदाबाद है, अहमदाबाद जिसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और मैनचेस्टर जो है कपड़ा या कपास उत्पादन से रिलेटेड है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को, ठीक है। और भारत के संदर्भ में जो है काली मिट्टी जो है 2 राज्यों में होता है, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शिकागो कहाँ स्थित है? रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन में है, कनाडा में। तो ये जो है भैया ये जो है अमेरिका में है। कहाँ पर है? शिकागो कहाँ है? तो अमेरिका में है, ठीक है। शिकागो जो है अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में स्थित है, दक्षिण पश्चिम किनारे पर है ये। शिकागो को विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विंडी सिटी, कौन सी बोला जाता है? विंडी सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? अमेरिका के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित है, अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में स्थित है, ठीक है।
अब ये जो है ये शिकागो और संघाई, संघाई चीन में है और शिकागो कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है। मॉस्को कहाँ है, रूस में। ये सब आपको पूछेगा। बोले निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में है। अच्छा देखिए, मॉस्को तो रूस में है, नागासाकी जापान में है, संघाई चीन में है, तो यहाँ यूक्रेन की बात किया तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आप मॉस्को रूस की राजधानी है, नागासाकी जापान है, जापान में स्थित है, संघाई भी कहाँ है, चीन में है, तो आपका बच जाता है क्रूवोई। अब यहाँ जो है 30 रूस क्षेत्र किस देश में स्थित है। भैया रूस किस देश में है, तो रूस जो है यूरेशिया में है। कहां पर है, यूरेशिया। यूरेशिया क्यों कह रहे हैं, आधा यूरोप में है और आधा जो है एशिया में है, इसीलिए इसको कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया क्षेत्र में स्थित है। कौन, रूस। यहाँ जो ऑप्शन है हमको सही सटीक नहीं लग रहा है, ठीक है, आंसर भी गलत दिया हुआ है, ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। अब यहाँ जो है अगर हम लोग रूस की बात करें तो इसे यूरेशिया, क्योंकि मैंने कहा कि यूरोप और एशिया में पाया जाता है। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को में। ये तो आपको जो है मैप भी मैं बताऊंगा, मैप में दिखाने के लिए पिछले बार जो है क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है, कि मॉस्को को दिखाइए कहाँ है, और विश्व का मानचित्र आपको दिया हुआ रहेगा, है ना, तो और आपको दिखाने के लिए बोलेगा मॉस्को कहाँ है, तो रूस जो है, मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, ठीक है। और साथ ही जान लें कि रूस में जो है 11 समय क्षेत्र है। रूस की सीमा जो है 16 देशों से लगता है। रूस जो है 16 देशों की सीमा क्षेत्र से जो है लगता है। साथ ही रूस की आबादी जो है वो है 14.67 14.67 जो है करोड़ है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में देख रहे हैं 14.67 करोड़। और भारत छोटा है रूस से, लेकिन 144 करोड़ है, देख रहे हैं भारत का नतीजा। अब यहाँ 31 में देखिए कि यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, विशाल नगर, सुंदर नगर, औद्योगिक नगर, कृषि नगर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विशाल नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशाल नगर। चलिए नेक्स्ट 32 में आते हैं, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। देखिए नदी जो होता है ऐसे होता है, मान लीजिए तो नदी के दोनों किनारे, है ना, अलोंग द रिवर, इसको कहा जाता है अलोंग द रिवर, जिसे इस तरह का, तो एक प्रकार से रेखीय हो जाएगा, रेखाकार का है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, रेखीय, ठीक है। अब यहाँ जो है सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ग्रिप टेलर ने किया था, पैट्रिक गैडिज ने किया था, लेविस ममफोर्ड ने, या रेट जेल ने। तो आपका सही आंसर जो होगा पैट्रिक गैडिज ने किया था। पैट्रिक गैडिज जो है सनगर जो है 1915 में इस्तेमाल किया था। ये जो शब्द है कब किया था इस्तेमाल, 1915 में, ठीक है। ये जो है सनगर शब्द का जो उच्चारण हुआ था कब हुआ था, पैट्रिक गैडिज के द्वारा 1915 में। इसका मतलब होता है विशाल नगर, क्या होता है, विशाल नगर के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में जो है, या इसको विकसित नगरीय क्षेत्र भी कहा जाता है, विशाल और विकसित नगर भी सनगर के अंतर्गत आता है। जैसे इंग्लैंड का ग्रेटर है, जिसको लंदन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अमेरिका की शिकागो है, जापान का टोक्यो है, इसको जो है सनगर कहा जाता है। जो एकदम पूर्ण रूप से विकसित नगर होता है उसको सनगर कहा जाता है। इसको जो है पैट्रिक गैडिज जो है 1915 में उच्चारण किया था। अब नैनीताल, चलिए भाई घूमने, नैनीताल किस प्रकार के नगर है, बोल रहा है कि प्रशासनिक नगर है, शिक्षा का नगर है, धार्मिक नगर है और पर्यटन है। तो ये पर्यटन, बहुत लोग जो है घूमने जाता है, चारों तरफ से झील से घिरा हुआ क्षेत्र है ये, ठीक है ना। और इसे जो है झीलों का नगर भी कहा जाता है। नैनीताल जो है बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच जो है स्थित है। इसे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है ना। वहाँ का जलवायु और बहुत ही सुकून भरा होता है, ठीक है, शांत प्लेस है। वहाँ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है। तो ये जो है पर्यटन नगर है, ठीक है। यह जो है असम में पाया जाता है। नैनीताल कहाँ है ये भी याद रख लेना, असम में है, ठीक है। और नैनीताल के आसपास जो है वहाँ सचिवालय वगैरह भी है, तो बहुत ही भव्य दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। ये जो है आप देख लीजिएगा, आप बताइए क्या है, कमेंट करिए, ठीक है।
और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है नेक्स्ट वीडियो आप सभी के एग्जाम से को देखते हुए जो है बेप और अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।